नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। रियल एस्टेट मार्केट में रौनक है, खूब घर बिक रहे हैं, घरों के दाम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछली तिमाही में मेट्रो शहरों में घर की कीमतें 5% बढ़ी हैं और पिछले 3-4 महीने में होम लोन भी महंगा हो गया है। ऐसे में घर खरीदारों पर दोहरी मार पड़ रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि घरों में जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी असल वजहें क्या हैं। मांग बढ़ने से दाम बढ़े हैं या कंस्ट्रक्शन महंगा हुआ है इसलिए महंगाई बढ़ रही है, और अगर इस वक्त कोई घर खरीदने की योजना बना रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या जो सस्ते घरों की ट्रेन थी वो छूट गई है क्या? अब आगे महंगे घर ही दिखेंगे, मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अभी भी मौका है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ रहा है और लोगों में घर खरीदने के प्रति रुझान भी बढ़ रहा है। इसलिए तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आप अगर घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपका बजट बढ़ सकता है। एक तरफ होम लोन महंगा हुआ है तो दूसरी ओर घरों की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 8 बड़े शहरों में कारोबारी साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच घरों की कीमतों में 5% की तेजी आई है। होम लोन रेट के साथ घरों की कीमतें प्री कोविड लेवल पर आ चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरों की डिमांड आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। महंगे होते घर की रिपोर्ट क्रेडाई, रियल एस्टेट कंसल्टेंट कॉलियर्स इंडिया और लियासिस फोरस ने साझा तौर पर तैयार की है। रिपोर्ट में देश के जिन 8 बड़े शहरों को शामिल किया गया है उनमें दिल्ली एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद हैं। इसमें 10% के साथ सबसे अधिक घर की कीमतें दिल्ली एनसीआर में बढ़ी हैं। इसके बाद अहमदाबाद और हैदराबाद का नंबर है, जहां पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले कीमतों में 9 और 8% की बढ़ोतरी हुई है। कोलकाता में 8%, बेंगलुरु में 4%, तो चेन्नई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ये बढ़ोतरी 1% रही है। पुणे में इस दौरान घरों की कीमतें करीब 5% बढ़ी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते घरों के निर्माण की लागत बढ़ी है। इसके चलते घरों के दाम बढ़ रहे हैं। पिछले एक साल में सीमेंट की बोरी 320 रुपए से बढ़कर 380 रुपए हो गई है। प्रति क्विंटल सरिया के दाम 600 रुपए बढ़े हैं। ईंट पर लगने वाली जीएसटी में 5% की बढ़ोतरी के चलते इसकी कीमतों में भी 1000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली तिमाही में कई नए हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। साथ ही अनसोल्ड इन्वेंट्री में भी कमी आई है, यानी घर खरीदारों की संख्या में तेजी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर के बाद फेस्टिव सीजन के दौरान घरों की बिक्री और रफ्तार पकड़ सकती है। फिलहाल तो एंड यूजर्स के लिए घर खरीदने का यह सही समय हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में रेपो रेट और बढ़ सकते हैं और बैंक भी रेपो रेट के साथ होम लोन की दरें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीते 4 महीने में आरबीआई रेपो रेट में 1.40% की बढ़ोतरी कर चुका है। जहां तक बात रही निवेश के तौर पर घर खरीदारों की, तो वो वेट एंड वॉच की स्थिति अपना सकते हैं, क्योंकि कई काबू में आते ही रेपो दर स्थिर रह सकती है या इसमें आरबीआई कमी ला सकता है। ऐसे में प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले सस्ते होम लोन का इंतजार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। परिचय आज के मेहमानों से आपका करा दें। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन पटौदिया साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई के। हर्षवर्धन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं पंकज कपूर साहब, एमडी हैं लाइसेंस फोरास के। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ है गुलाम जिया साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के। गुलाम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे, और बहुत सारे दर्शक भी हमसे ये सवाल पूछ रहे थे और हम भी रिसर्च कर रहे थे। आप ही बताएं, ये जो डिमांड बढ़ी है और थोड़ा सा सर्ज आया है प्राइसेस में, ये महंगाई से बढ़ी है या सर डिमांड ही बढ़ रही है?
देखिए, पहली बात ये है, जो प्राइसेस में सर्ज आई है, इसका मेन रीजन ये है कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में लास्ट 2014 से प्राइसेस काफी फ्लैट थी और जो महंगाई बढ़ी है उसको डेवलपर अब्जॉर्ब कर रहे थे। बट पोस्ट कोविड जो महंगाई बढ़ी है, अब इसके बियॉन्ड अब्जॉर्ब करना संभव था नहीं। तो बेसिकली इनपुट कॉस्ट के कारण ही मेन प्राइस राइज हुआ है। डिमांड डेफिनेटली सर्ज हुआ है। देयर इज अ डिमांड वाइज वी हैव रीच्ड द प्री कोविड लेवल in lot of markets in the country, and probably this year the sales and the volume of sale would be at its peak, which has never happened in real estate in the country ever. एब्सोल्युटली। अब पंकज जी, अब यहाँ पे सवाल ये है कि एक तरफ आपकी डिमांड बढ़ रही है, जिसका बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी रियल एस्टेट इंडस्ट्री कि भाई डिमांड कब आएगी। अब डिमांड अगर बढ़ रही है, उसके बीच में प्राइस अगर सर्ज हो रहे हैं, इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ रही है, तो क्या उसको बियर नहीं किया जा सकता? क्या मार्जिन में एडजस्ट करने का कोई स्कोप नहीं है ताकि डिमांड और बढ़ी रहे? ये थोड़ा सा लग नहीं रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, थोड़ा सा महंगाई भी बढ़ रही है, तो आप डिस्करेज तो नहीं कर रहे हैं लोगों को घर खरीदने से? अगर आप देखिए तो मार्केट काफी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ प्राइस ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप डेटा देखेंगे तो कुछ ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में डिस्काउंट भी दे रहे हैं। रेडी प्रॉपर्टी है जहाँ पे लिमिटेड इन्वेंट्री है, 6 या 7% की इन्वेंट्री है, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्राइस ग्रोथ दिखती है। एवरेज में अगर आप ऑल इंडिया पे देखते हैं तो करीब 14 से 15% प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे प्राइस डिक्लाइन हुआ है। 66% प्रोजेक्ट्स हैं 0 to 5% इंक्रीज प्रॉपर्टी प्राइसेस में हुई, और केवल 20% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो इंक्रीज जो प्रॉपर्टी प्राइसेस में हुई है वो 5% से ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि ये अक्रॉस द बोर्ड है और सारे प्रोजेक्ट्स में। तो डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स और अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और जैसे हर्षवर्धन जी ने बोला कि 2014 से प्रॉपर्टी प्राइसेस नहीं बढ़े, तो अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस देख लीजिए और इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी देख लीजिए तो हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो आज 2003 के लेवल पे है। और यही कारण है कि अब हमें थोड़ा स्कोप प्रॉपर्टी प्राइसेस में बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डिमांड का फ्लो है। आज का जो प्राइस है उस जिस हिसाब से लोगों की इनकम बढ़ी है वो उसको एब्जॉर्व कर पा रहे हैं, और यही कारण है मॉडरेट इंक्रीज इन प्राइसेस है। ये पुराने तरीके का प्राइस इंक्रीज नहीं है जो 2006-07 में होता था 20% 25% वाई लेवल पे। 5% की बहुत ही मिनिमल है, और आई थिंक ये ज्यादा इनपुट कॉस्ट ड्रिवन है। और क्योंकि डिमांड है मार्केट में, थोड़ी इन्वेंट्री भी कम हो गई, तो थोड़ा स्कोप बिल्डर के पास आया है और सेलेक्टेड बिल्डर्स के पास आया है जिसके थ्रू उन्होंने थोड़े प्राइस इंक्रीज दी। आपने बिल्कुल मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा, मैं आऊंगा सर आपके पास। जिया साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मॉडरेट ये सर्ज है, और जैसा कि पंकज जी भी बता रहे हैं और हर्षवर्धन जी भी बता रहे हैं कि डिमांड आई है, लेकिन एक स्कोप था, एक बैकलॉग था, और बिल्डर के पास अगर थोड़ा सा स्पेस आया तो उसमें वो चाहता है कि डिमांड के साथ साथ उसका जो पिछले नुकसान तो नहीं कहेंगे, कुछ लोग उसे नुकसान भी कहते हैं, बट हम फिलहाल नुकसान नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बैकलॉग की थोड़ा सा भरपाई करने का मौका उसको ज़रूर मिला है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो डिमांड बढ़ रही है या जो ये महंगाई बढ़ रही है, सबका सवाल यही है कि क्या अब ये बढ़ती रहेगी? आम आदमी की भाषा में अगर हम बात करें तो जो ठंडे दाम थे प्रॉपर्टी के और जो लोग सुस्त होकर बैठे हुए थे, क्या वो ट्रेन छूट गई, वापस आएगी, या अब यहां से हम सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही देखेंगे दामों का ट्रेजेक्टरी? हमारा ये मानना है कि ये प्राइस जो अब बढ़ना शुरू हुए हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चलते हुए ये प्राइस बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। एक चीज़ जो काबिल गौर इस मकाम पर है वो यूं कि हमेशा प्रॉपर्टी एक साइकिल के तौर पर चलती है, एक प्रॉपर्टी क्लॉक जिसे कहते हैं वो रहता है। और ये तकरीबन 10 साल बाद, हर्षवर्धन जी ने जैसे बताया, तकरीबन 2013 से ये मार्केट लगातार गिर रही है, और अब जाके तकरीबन 10 साल बाद इस मार्केट में दोबारा एक थोड़ा सा उभार दिखाई दिया है। और हमारा ये समझना है कि यहाँ से शुरुआत है, आगे चलते हुए कम से कम 3 साल 4 साल ये प्रॉपर्टी प्राइस गिरने का तो सवाल नहीं उठता।
अब ये है कि कितना ग्रेजुअल होगा, जैसे पंकज जी बता रहे थे कि एक नॉमिनल सा इंक्रीज है, तो टिपिकली जो ग्लोबली मैच्योर्ड मार्केट्स हैं वहां पर इन्फ्लेशन से ताल्लुक रखता है रियल एस्टेट का भाव भी। तो अगर इन्फ्लेशन मान ले अगर 5-6% पर चल रहा है तो उससे 100-150 बिप्स मतलब एक पॉइंट या 1 या 1.5% से ज़्यादा रियल एस्टेट का इंक्रीज माना जा सकता है। अब अगर इस चीज़ को भी हम मद्देनज़र रखें तो क्लियरली सारे इस तरह के आसार हैं कि आगे चलते हुए ये प्राइस धीमे धीमे बढ़ते ही रहेंगे। और अगर आपका ये जो सवाल, अगला हिस्सा आपके सवाल का यूं था कि क्या हैव वी मिस द बस, क्या ये ट्रेन छूट गई? हाँ। मैं कहता हूं ट्रेन नहीं छूटी, क्योंकि एक और बात जो पंकज जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सामने रखी वो यूं है कि पिछले 7-8 साल में वेल्थ क्रिएशन काफी हुआ है, इम्प्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल्स हुई हैं, लोगों के घर में दौलत बढ़ी है और इन सब की वजह से धीमे धीमे रियल एस्टेट प्राइस का बढ़ना वाजबी है। तो अगले 3-4 साल तक तो ये दोबारा गिरने वाली मार्केट तो मुझे नहीं दिखती, लेकिन इंक्रीज कितना होगा 4-5% सालाना दर से ही होता रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये तो है कि अगले चंद सालों में आपको प्रॉपर्टी के प्राइस गिरते हुए तो नहीं दिखाई देंगे। ठीक है हर्षवर्धन सर, अभी मिजाज क्या है, एक कंज्यूमर का भी मिजाज क्या है, वो कहाँ देख रहा है? जैसा कि जिया साहब बता रहे हैं कि साहब दौलत तो कमाई है इस बीच, लेकिन महंगाई में समाई भी है, ये भी एक बात सच्चाई है। और 2 साल अगर निकाल दें कोविड वाले तो उसमें तो बहुत ही बड़ा एक डेंट लगा है एक आम आदमी के जीवन से लेकर पूरी इकॉनमी में। उनको छोड़ दें तो वापस जब पटरी पर आ रही है तो महंगाई उसकी जो कमाई है थोड़ी बहुत उसने बचाई भी थी वो थोड़ा सा खा जा रही है। तो ऐसे में मिजाज क्या है? अभी रुकने का मिजाज देख रहे हैं आप कंज्यूमर का? 2-4 साल और मैं आपसे थोड़ा डिफर करूंगा इस बात। अच्छा बताइए। ऐसा है कि पिछले कुछ सालों में सबका डिस्पोजेबल इनकम भी काफी बढ़ गया है, वेयर रियल एस्टेट प्राइसेस उस तरह से नहीं बढ़े। तो अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी में जाएंगे तो आई थिंक रियल एस्टेट प्राइस कंपेयर टू द परचेजिंग पावर पैरिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ कस्टमर, स्टिल देयर इज रूम फॉर हिम टू परचेज। तो मेरे को ये नहीं लग रहा कि आज जो मॉडरेट प्राइस इंक्रीज हुआ है वो कोई इम्पैक्ट इतना बड़ा करने वाला है, क्योंकि आप देखिए खाली रियल एस्टेट नहीं, आप हर चीजों का दाम, मतलब आप मोटर कार समझ लीजिए, व्हाइट गुड समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक समझ लीजिए, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं सब चीजों का दाम बढ़ गया। एग्जैक्टली। एंड देयर इज अ रिलेशन टू इनपुट प्राइसेस आल्सो। सो व्हेन इनपुट प्राइस इतने बढ़ गए तो for the industry there was no choice but to increase the price. प्लस इसके अलावा हम लोगों को जो इनपुट क्रेडिट मिलता था जीएसटी का वो भी अब हमको नहीं मिलता। So there are couple of reasons for which the price has gone up, and this is a very very moderate price rise. And if the overall inflation comes down, if the geopolitical tension eases, नहीं मैं तो एक आम आदमी की तरफ से कह रहा हूं। देखिए अगर प्राइसेस आ रही हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके पास कंज्यूमर आए, तो हम तो एक कंज्यूमर तो यही चाहेगा ना कि अगर मेरे को अगर मौका दें, अगर मेरे को थोड़ा सस्ता करके दें, मेरे लिए एक स्पेस बनाएं, तो मैं घुसूं ना उसमें। अगर दाम बढ़ रही है, आपके इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं और आप उसको मार्जिन में एडजस्ट भी नहीं कर रहे हैं, कंज्यूमर को पास ऑन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीमेंट, सरिया, स्टील के दाम घटे हैं सर, सरकार के इंटरवेंशन के बाद वो भी घटे हैं, तो वो पास ऑन नहीं हुआ। कहां से घटे हैं? आज आप सोचिए जो इंक्रीज हुए थे, इंक्रीज हुआ 30 to 40%। हाँ, वहां से 10-12% घटे हैं, तो फिर भी 25 से 30% अभी भी बढ़ी हुई प्राइसेस में इनपुट प्राइस अभी भी बढ़े हुए हैं। There has been a correction from the peak, but मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया सर। मैं आपके सवाल के पंकज जी ब्रेक पे जाने से पहले मैं जरा फटाफट से, क्या इतना स्कोप नहीं है कि वो मार्जिन में एडजस्ट कर सकें? 30% से 10-12% आगे खुद ही सर ने बताया, क्या अभी नहीं है कि डिमांड को जनरेट करने के लिए या डिमांड को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा मार्जिन पे दबाव आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है? सेक्टर में तो डिमांड आ रही है ना। देखिए प्राइस जो है वो डिमांड, सप्लाई और इन्वेंट्री के लेवल के ऊपर डिटरमाइंड होता है, परचेजिंग पावर पैरिटीज के लेवल पे आता है। आज के दिन प्राइस इसके लिए बढ़ा क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, और इनपुट कॉस्ट जो मैं पटोदिया साहब जो बोल रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूं कि पिछले 6 साल से जो प्रॉपर्टी प्राइसेस नहीं बढ़े उसमें अगर हम मॉडरेट इंक्रीज इन द प्राइसेस देखते हैं
और वो भी अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं है कि सारे बिल्डर्स ने प्राइजेस बढ़ा दिए। और ये जो आज का मार्केट है, ये मार्केट जो है वो सेल्स वेलोसिटी को मेंटेन कर रहा है। ये पुराने मार्केट से आप नहीं सोच सकते कि बिल्डर आज अपना इन्वेंट्री होल्ड कर रहा है और बेचना नहीं चाहता है। आज के दिन वो प्राइस इंक्रीज इतनी हुई है जिससे उसके पास डिमांड में इलास्टिसिटी खराब नहीं हुई है, डिमांड मेंटेन हुई है, कंज्यूमर खरीद रहा है। और ये जो है एक इनपुट कॉस्ट के रिलेटेड है, इसके लिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से है, और दैट इज बेसिक रीजन इट हैज गॉन। देखिए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो सबके ऊपर है, काम कंज्यूमर पे भी है, और जाहिर सी बात है रियल एस्टेट एज अ सेक्टर के ऊपर भी है। स्वाभाविक रूप से बिल्डर भी दबाव में, उनको भी अपना एक विंडो देखना है, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि एक छोटा सा विंडो दिखा। लेकिन हमारी चिंता यह है कि ओवरऑल पुश कैसे मिले सेक्टर को। तो क्या उसमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके आप कहें, या एडजस्टमेंट करके, क्या इंडस्ट्री भी अपनी तरफ से कंज्यूमर के लिए एक विंडो ओपन कर सकती है? इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्या डिमांड ज्यादा आ रही है, या इनपुट कॉस्ट ड्रिवन ये डिमांड बढ़ी है? अभी तक जो समझ में आ रहा है अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा में, कि वो इनपुट कॉस्ट ड्रिवन ज्यादा डिमांड है। लेकिन कंज्यूमर का माइंडसेट क्या है, जरा ये भी समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स आई हैं, इंक्लूडिंग नाइट फ्रैंक की बहुत सारे रिपोर्ट्स हमने देखी कि बहुत सारे शहरों में शानदार डिमांड है, लोग घर खरीद रहे हैं, रजिस्ट्रेशन शानदार हो रहे हैं। तो इनपुट कॉस्ट तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन कंज्यूमर सेंटिमेंट का जो खरीदारी के प्रति पॉजिटिव रुझान है, जिया साहब, उसकी वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, इसमें ना थोड़ा सा हमें पास्ट टेंस में, माजी में जाना होगा। 2016-17 के बाद जब ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे, जैसे जीएसटी से पहले जो दिक्कतें थी या डिमोनेटाइजेशन था, 2016-17 के बाद ये सारी चीज़ें पीछे रहीं और इकोनॉमी में एक अच्छी सी ग्रोथ दिखाई दी। 17, 18, 19 तक, कोविड से पहले कम से कम 3-4 साल ऐसे गुजरे जहां पर इकोनॉमी ओवरऑल बहुत ग्रो हो रही थी। हर सेक्टर में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो आईटीएस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह ग्रोथ थी। जिसका मतलब ये हुआ कि हर वो शख्स जो इन सेक्टर्स में काम कर रहा था, उसके सेक्टर, उसमें ग्रोथ हो रही थी, उसकी तरक्की हो रही थी, और वो सारी चीज़ें उनके वेल्थ क्रिएशन में ऐड कर रही थी। लेकिन इसी दौरान रियल एस्टेट सेक्टर का जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही होपलेस रहा। साल दर साल ट्रांजैक्शंस में, खरीदारी में गिरावट देखी गई। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ऐसे कई लोग रहे पिछले 5-6 साल, 7 साल में, जिनके पास खरीदने के लिए पैसे थे, रकम थी, लेकिन वो किसी कारण खरीदने से पीछे हट रहे थे। और उसका सबसे बड़ा एक रीजन ये था कि चूंकि प्राइसेस गिर रहे थे, और ये टिपिकल ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर प्राइस गिर रहे हैं तो कल एक दिन और वेट कर लेते हैं, शायद कल और कम दाम मिले। और इस कारण से पिछले 6-7 साल में लोगों ने खरीदारी कम की है। तो हमारा ये एनालिसिस कहता है कि पिछले 5-6 साल में जो लोगों ने मकान नहीं खरीदे, वो आज भी कहीं रुके बैठे हैं, और वो चाहते हैं कि अब मकान खरीदें, क्योंकि अब उनको क्लियरली दिख रहा है कि इसके आगे दाम अब गिर नहीं रहे हैं, बल्कि अब बढ़ेंगे। और उसी तरफ अगर आप आज से 4 साल पहले की बात देख लें, जहां पर आपके होम लोन इंटरेस्ट रेट भी काफी ऊपर थे, और लोगों में काफी कुछ वेल्थ क्रिएशन भी हुआ। लोगों ने वो सारे पैसे, अगर हम मान ले कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए, अगर एसआईपी भी देख लें, तब भी उनको 10-12% से ऊपर उसमें रिटर्न तो सालाना मिलता रहा। तो उनकी वेल्थ भी ग्रो हो रही थी, और उनका इंटेंट भी था। और आज वो शख्स जिसने आज से 3 साल पहले मकान नहीं खरीदा, आज 10% इंक्रीज होने के बावजूद भी वो पॉजिटिव में चल रहा है। बिल्कुल, उसकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई, उसकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई, उसकी दूसरे खर्चों से उसकी प्रायोरिटी अब घर की तरफ ज्यादा खर्च हो रही है, वो घर की तरफ ज्यादा आ रहा है, प्रायोरिटाइज अब घर को तवज्जो दे रहा है। पंकज जी, लेकिन इसमें फायदा किसका हो रहा है? मैं हर्षवर्धन सर के पास एक महत्वपूर्ण सवाल के पास आना चाह रहा हूं, लेकिन मैं पहले आपसे थोड़ा सा क्लियरेंस चाहता था। पंकज जी, लेकिन इसमें कौन जो फ्रेश इन्वेंट्रीज हैं वो ज्यादा इसमें आ रहे हैं, अनसोल्ड पड़ी हुई हैं वो है, रीसेल वाले, रुझान किस तरफ ज्यादा दिख रहा है? सेल्स हो रही है वो नियरिंग कंप्लीशन और रेडी प्रॉपर्टीज में हो रही है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वहां पे अभी भी थोड़ा स्लगिशनेस है, और 2-3 रीजन है। एक तो एग्जीक्यूशन रिस्क है, जो कंज्यूमर इस वक्त थोड़ा सा संभल करके इन्वेस्ट करना चाहता है, और दूसरा ये है कि जीएसटी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे लगती है, जबकि रेडी प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगती। वो एक बड़ा
मोटिवेटर रहता है इस वक्त जो कंज्यूमर है वो रेडी प्रॉपर्टी ले, और वो उसका दूसरा सेविंग भी होता है कि अगर वो घर पहली बार खरीद रहा है तो वो रेंटल और ईएमआई दोनों एक साथ भरना पड़ता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, जबकि रेंटल रेडी प्रॉपर्टी में वो तुरंत मूव हो सकता है, तो उधर उसकी सेविंग होती है। तो ये 2-3 तरीके के कारण हैं जिसकी वजह से जो नियरिंग कंप्लीशन और रेडी प्रॉपर्टी है वहां पे इस वक्त ज्यादा रुझान आ गया है कंज्यूमर्स का। ठीक है हर्षवर्धन सर, अब आपके पास सबसे महत्वपूर्ण सवाल के साथ, अब देखिए अब धीरे धीरे अब कारण जो भी हो, जैसा कि अभी तक पता चला है कि अभी तक इंटेंट नहीं था, थोड़ा सा मौके भी नहीं थे, अब वेल्थ क्रिएट भी कर ली है। अब जैसा कि स्वभाव होता है, बिल्कुल सही कहा जिया साहब ने कि मानव स्वभाव है कि कोई चीज अगर धीरे 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 महंगी हो रही है तो लोगों को लगता है कहीं हम ट्रेन मिस ना कर दें, तो उस तरफ डिमांड भी धीरे धीरे जनरेट होती है। लेकिन इसके लिए क्या इंडस्ट्री तैयार है? क्या रियल एस्टेट सेक्टर तैयार है स्वागत करने के लिए? स्वागत आपको करने के लिए थोड़ा मार्जिन अपना कम करना पड़ेगा सर, इसके लिए क्या आप रेडी हैं? सर मार्जिन रियल एस्टेट सेक्टर में ऑलरेडी स्क्वीज्ड है। अगर आप ठीक से एनालिसिस करेंगे तो आपको ये जाहिर हो जाएगा कि लास्ट 7-8 साल में रियल एस्टेट प्राइसेस कितना और कहाँ कितना बढ़ा है, उससे ये पिक्चर बहुत साफ सामने आ जाएगा कि रियल एस्टेट प्राइसेस आज भी in spite of inflation, in spite of this thing, the industry has absorbed a lot of increase. The profitability of a developer is at a very nominal level and near sustainable level. तो ये जो आप बात बोल रहे हैं, तो आप ओवरऑल मैक्रो पिक्चर पे आइए कि आज 7-8 साल में महंगाई कितनी हुई है, कंज्यूमर का अफोर्डेबिलिटी कितना बड़ा है, उसका इनकम कितना बड़ा है, सबको बैलेंस करते हुए आप सोचेंगे तो आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने लास्ट फ्यू इयर्स में काफी अब्सॉर्ब किया है। और आज भी जो प्राइस इंक्रीज हुआ है बहुत मॉडरेट इंक्रीज हुआ है। इट इज नॉट अ स्पेक्युलेटिव और ग्रीडी इंक्रीज बाय डेवलपर्स, इट्स अ वेरी रिस्ट्रेन्ड इंक्रीज। ये आपने इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया। ये ग्रीडी जो है बढ़ोतरी नहीं है, और ये कि मजबूरी वाली बढ़ोतरी है जो कि इनपुट कॉस्ट के वजह से आ रही है और मजबूरी में ये बढ़ाना पड़ रहा है। अदरवाइज मुझे लगता है कि आपकी बातों से सुनकर मुझे यही लगता है कि आप स्वाभाविक रूप से अभी रियल एस्टेट घटाएगा तो नहीं, दाम घटेंगे भी नहीं, लेकिन हाँ उतनी तेजी से आप बढ़ाएंगे भी नहीं, कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन नहीं करेंगे। ये मेरा एनालिसिस भी और उम्मीद भी है, और स्टेबल रहेंगे ताकि एक विंडो हमेशा कंज्यूमर के लिए मिला रहे, खुला रहे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का हमारे साथ वक्त देने के लिए। हर्षवर्धन सर थैंक यू सो मच, पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, गुलाम सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।